चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग पहुंचे थे कहां पर? एजेंसी। ठीक है। तो एजेंसी का क्या मतलब? अगर मान लो मैं किसी भी व्यक्ति को अपना एजेंट बनाता हूं, ये कहलाती है एजेंसी। मैं क्या बना रहा हूं? किसी भी व्यक्ति को अपना एजेंट। क्लियर है? सबसे मेन बात पता क्या है कि जब मैं ये एजेंट बना रहा हूं तब ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। जब जब कुछ काम होगा तब होगा कंसिडरेशन। बट एजेंट बना रहा हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि आज से तुम हमारे एजेंट, तो इसके लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? What is agency? An agency relationship arises when one person is authorized to act on behalf of another in dealings with third parties. क्लियर है? क्या मतलब है? मैं किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रहा हूं कि मेरे बिहाफ में वो एक्ट करेगा। मेरे बिहाफ में कौन एक्ट करेगा? वो दूसरा पर्सन। क्लियर है? मॉडर्न बिजनेस ऑफन रिलाइज ऑन एजेंट्स, और अब तो एआई एजेंट आ गए। आ रहा है समझ? बिकॉज अ सिंगल इंडिविजुअल कैन नॉट मैनेज ऑल टास्क पर्सनली। तो बेसिकली मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, लेकिन मैं किसी और को बोल रहा हूँ जाओ मेरे बिहाफ में ये कर दो, जाओ मेरे बिहाफ में वो कर दो। वो है एजेंट। क्लियर है? फिर लीगल डेफिनेशन क्या है सेक्शन 182 के हिसाब से? पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट और टू रिप्रेजेंट अनदर इन ट्रांजेक्शन्स विद थर्ड पार्टीज। ठीक है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? है ना, मेरे बिहाफ में अगला जो है वो एक्ट करेगा। मतलब आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। क्लियर है? ये क्या है? एजेंसी। ठीक बात है ना? द पर्सन फॉर whom, जिस पर्सन के लिए एजेंट बनेगा वो कौन कहलाएगा? प्रिंसिपल। हम्म। जिस बंदे के लिए एक्ट किया जाएगा वो कौन कहलाएगा? प्रिंसिपल। ठीक। रियल एस्टेट ब्रोकर एक्ट्स एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी ओनर टू नेगोशिएट अ सेल विद पोटेंशियल बायर्स। क्लियर है? क्लियर है ना? जो एक रियल एस्टेट एजेंट जो है वो एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो वो जब एक प्रॉपर्टी के बेचने की बात कर रहा है तो वो एजेंट है, प्रॉपर्टी किसी और की है, बट वो काम कर रहा है एज एजेंट। ठीक है। To confirm whether an agency relationship exists, check if the individual agent has authority to bind the principal or make the principal answerable to third parties. समझ में आ रहा है? क्या एक बंदा अपने एक्शन से दूसरे व्यक्ति को बाइंड कर सकता है, बांध सकता है? मतलब मैं एक्ट करूं और कोई और व्यक्ति आंसरेबल हो जाएगा अगर, तो मतलब वहां पर कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है? एजेंसी वाला। द इंडिविजुअल कैन क्रिएट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। मतलब ये अगर एजेंट है तो ये जा करके थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा
और रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? जो प्रिंसिपल है वो। यानी कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर होंगे बेटा? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी। एक्चुअल में कौन गया? एजेंट। एक्चुअल में एजेंट किया ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर हो गया? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर हो गया? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी। क्लियर है? तो अगर ऐसा है तो एजेंसी रिलेशनशिप मतलब वहां पर प्रेजेंट। क्वी फैकेट पर एलियम फैकेट पर से, ये क्या है? ये लीगल मैक्सिम है एजेंसी के लिए कि जो व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी और के थ्रू एक्ट कर रहा है, वो खुद ही वो एक्ट कर रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा। मतलब अगर आपके बिहाफ में कौन एक्ट कर रहा है? एजेंट। तो इसका मतलब कौन एक्ट कर रहा है? आप ही एक्ट कर रहे हैं। समझ रहे? अगर आपकी तरफ से कौन एक्ट कर रहा है? एजेंट। तो क्या माना जाएगा कि आप ही एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? इन सिंपलर टर्म्स, actions of the agent legally become the actions of the principal. ठीक है? ठीक है? Essence of agency: trust and confidence. The agent has broad powers to legally bind the principal, so the relationship is founded on good faith. आ रहा है समझ में? एजेंसी का रिलेशन ट्रस्ट का है, क्योंकि एजेंट जो है वो अपने एक्ट से किसको बाइंड कर दे रहा है? प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? क्योंकि आंसरेबल कौन रहेगा? प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को। तो भाई ये ट्रस्ट वाली बात है। अच्छा, याद रखना, एजेंट के एक्ट्स के लिए प्रिंसिपल तभी लायबल होगा जब एजेंट अपनी अथॉरिटी में काम। ऐसा नहीं कि जाके वो कत्ल कराया और बोल रहा प्रिंसिपल लायबल। ये नोट कर लो। एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल तभी लायबल होगा जब वो अपनी अथॉरिटी में काम करे। क्लियर है? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट का उसको अधिकार दे रखा है, डॉक्यूमेंट साइनिंग का, रिप्रेजेंटेशन का। तो अंदर है, मान लो उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने का नहीं दिया है, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी तो फिर वो प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल। रीड करो इतना।
बताओ, कोई डाउट है? क्या चीज? टेस्ट ऑफ एजेंसी ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी और को बाइंड कर सकता है अपने एक्ट से, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये है एजेंट। अरे समझ, क्या उसको ये अथॉरिटी मिली हुई है कि वो एक्ट करेगा और रिस्पॉन्सिबल कोई और हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये कौन है। ठीक है, आया समझ में, है ना? अपॉइंटमेंट एंड अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स, ठीक है ना? तो हु में एम्प्लॉय एन एजेंट, ठीक है, सेक्शन 183। तो देखो, एक जो कोई भी बंदा जिसकी लीगल कैपेसिटी है, मतलब जो मेजर है, वो क्या कर सकता है? एजेंट अपॉइंट कर सकता है। और वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब वो खुद कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल अगर है, तो वो कैसे अपॉइंट कर सकता है बेटा? एजेंट को। कौन अपॉइंट कर सकता है एजेंट को? जो खुद कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हो। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं। वो लिखे होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? नॉर्मल बात है। एक सेकंड, ठीक है, माइनर और अनसाउंड माइंड के नहीं कर सकते। अरे वो मेरे को हेडफोन ला करके दे देना ऊपर से। हाँ, थैंक यू। अंशिका कुछ बोलना? माइक ऑन करके कुछ बोल जरा। यस सर। ठीक है, कोई भी डाउट होगा ना तो बस माइक ऑन करके बोल देना, है ना? ठीक है, जी। चलो। कौन बन सकता है एजेंट? कौन बन सकता है एजेंट? ध्यान समझो, अभी अपन ने पढ़ा कौन बना सकता है एजेंट। कौन बना सकता है? साउंड माइंड। मेजर, साउंड माइंड, है ना? ये होना चाहिए, ये क्लियर है? और माइनर अपॉइंट नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि साउंड माइंड वो, सॉरी, कैपेसिटी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट की। कौन बन सकता है एजेंट? माइनर भी बन सकता है एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक्ट में लिखा है कि माइनर या अनसाउंड माइंड वाले व्यक्ति को भी एजेंट बनाया जा सकता है। देखो क्या होता है ना, देखो, जिसके सर पे जिम्मेदारी आ रही है ना, वो नहीं बन सकता। कौन? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। क्लियर है? यस। मतलब जिसके सर पे जिम्मेदारी आ रही है वो माइनर नहीं हो सकता, वो अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता। तो एजेंट के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती नहीं है, इसलिए वो माइनर बन सकता है। इनफैक्ट कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आगे अपन लोग देखेंगे कि एजेंट पे कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन माइनर पे नहीं आएगी वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर है ये? है ना? चलो, तो जैसे एक माइनर या इनसेन, मतलब पागल है कोई, तो क्या होगा? इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, द प्रिंसिपल हैज नो रेमेडी इफ सच एन एजेंट कमिट्स रॉन्ग डूइंग और नेग्लिजेंस। ठीक है, पी अपॉइंट्स क्यू टू सेल अ कार फॉर नॉट लेस देन 2.5 lakhs। अब पी ने क्यू को माइनर को अपॉइंट कर लिया एजेंट। अब एजेंट अपॉइंट कर लिया तो वो उसके बिहाफ में ट्रांजेक्शन कर सकता है। अब हुआ क्या
कि उसने बोला कि तुम हमारे बिहाफ में ट्रांजेक्शन कर लेना, ठीक है। उसने बोला लेकिन 2.5 लाख में बेचना, उसने 2 लाख में बेच, ये वैलिड ट्रांजेक्शन है। समझ में आ रही है बात? पी इज बाउंड बाय क्यूज एक्ट। पी क्यू से कॉम्पनसेशन भी नहीं ले सकता, क्योंकि क्यू क्या है बेटा? माइनर। बोलो। सिंस क्यू इज अ माइनर एंड कैन नॉट बी सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? क्लियर है? और मान लो फिर क्यू मेजर रहता तो उसको क्यू कर सकता था। हाँ, क्योंकि इसमें अथॉरिटी से बाहर है। कौन? Q। पी क्यू पे ना, अभी नहीं कर सकता क्योंकि वो क्या है? माइनर है। फिर क्या है? कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड। तो एजेंसी के लिए कंसिडरेशन की जरूरत है भी नहीं। समझ में आ रहा है? एन एजेंसी रिलेशनशिप इज वैलिड इवन इफ नो पेमेंट और रिवॉर्ड इज गिवन टू द एजेंट। बोलो, क्लियर है ये? ठीक है। क्लियर है ये? चलो, एक सेकंड। हेलो। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ठीक है। तो एज पर देसाई जो है, इसमें एक्टर नहीं होते, इसमें जजेस होते हैं, है ना। तो रिलेशन ऑफ एजेंसी अराइजेस व्हेन, कब अराइज होता है? व्हेन अ पर्सन, वन पर्सन एजेंट हैज द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, और उस अनदर को क्या बोलते हैं अपन लोग? प्रिंस, ठीक है ना। द रिलेशनशिप हैज जेनेसिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफाइन होता है कौन प्रिंसिपल है, कौन एजेंट। तो मतलब सेम ही डेफिनेशन। हाँ, एजेंसी बनती कैसे है? पहले अपन लोग बोल रहे थे एजेंसी क्या है, अब हम बोल रहे हैं कि बनती कैसे, तो वो सेम ही बात है, बनती भी वैसे ही हो। ठीक है बेटा। हाउ एजेंसी इज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 186, द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाई। अब एक्सप्रेस तो सिंपल है कि आपने किसी को बोल के लिख करके क्या बना लिया? एजेंट। पर बोले लिखे बिना क्या इम्प्लाइडली कोई किसी का एजेंट हो सकता है? मैंने एक दुकान में एक वर्कर को रखा जो मेरे बिहाफ में परचेजेस करने लग गया, मैंने कुछ नहीं बोला और वो नॉर्मली चलने लग गया, तो इसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रही है बात? क्योंकि अगर मैंने 2 बार 3 बार किसी को ट्रांजेक्शन करने दे दिया, इसका मतलब अथॉरिटी दे दी ना। भले ही आपने एक्सप्रेस करके उसको अथॉरिटी दी ना हो, फिर भी ये माना जाएगा कि उसके पास अथॉरिटी। क्लियर है? एक्सप्रेस अथॉरिटी बोल के या लिख करके दे सकते हैं। एग्जाम्पल, ए resides in Delhi but owns a house in Kolkata. A authorizes B via power of attorney to act as caretaker. Here, agency is created by express agreement. बोलो, क्लियर है ये? If a customer wants to conduct banking through an agent, the bank typically needs written proof, such as registered power of attorney. समझ में आ रही है बात?
ए दिल्ली में रहता है और उसके पास एक घर है कोलकाता में। तो ए ने एक एजेंट बना लिया, बी उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तो बी एजेंट हो गया। अरे समझ में? और ये एजेंसी कैसे क्रिएटेड कहलाई? एक्सप्रेस। ठीक है ना? बैंक जो है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो आप बेसिकली उस ऐप को एजेंट बनाते हो कि तुम हमारे बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर पाओगे। जैसे गूगल पे है, समझ में आ रहा है? तो आपने उसको एजेंट बनाया। क्लियर है? फिर क्या बेटा? इम्प्लाइड अथॉरिटी। सरकमस्टेंसेस से जो बन जाए वो क्या है? इम्प्लाइड अथॉरिटी। ठीक है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? बार बार कॉल कर रहे हैं, मैं बिजी हूँ एक्चुअली में। ठीक है? फिर क्या है? कंडक्ट ऑफ पार्टीज, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग्स, और थिंग्स स्पोकन और रिटन दैट सजेस्ट एन इंटेंशन टू क्रिएट एजेंसी। यानी कि जो अथॉरिटी कैसे क्रिएट होती है? सर्कमस्टेंसेस के थ्रू, कंडक्ट के थ्रू, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग के थ्रू, या थिंग्स स्पोकन और रिटन दैट सजेस्ट एन इंटेंशन टू क्रिएट एजेंसी। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मेरा वर्कर मेरे बिहाफ में परचेज करने लग गया, 3 बार कर ली उसने, तो इम्प्लाइड हो गया कि वो मेरा एजेंट है ये काम के लिए, क्योंकि मैंने उसको मना नहीं किया। मेरे बिहाफ में किसी ने कोई एक्ट किया और मैं मना ना करूं, तो इम्प्लाइडली मैं उसको क्या कर रहा हूँ? एक तरीके से एजेंट की तो सर्टिफाई कर रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है? एग्जाम्पल, जैसे कलेक्टिंग रेंट हैबिचुअली फॉर अ लैंडलॉर्ड इम्प्लाइज एजेंसी फॉर द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने एक बंदे को रखा जो कि उसके बिहाफ में क्या कलेक्ट करने लग गया? रेंट। और लैंडलॉर्ड ने मना भी नहीं किया। इसे क्या बोलेंगे कि क्या क्रिएट हो गई है? एजेंसी। क्लियर है? ए ओन्स अ कार शॉप, सॉरी अ शॉप इन सीलमपुर, और वो कोलकाता में रहता है, कभी कभी आता है। बी शॉप चलाता है और सी से ऑर्डर करता रहता है गुड्स। तो बी ऑर्डर कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ओनर कौन है? ए। है ना? और वो ए के फंड से पे भी कर देता है। ए को पता है मतलब कि कोई चोरी नहीं कर रहा वो। तो यहाँ पर बी जो है, उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी है टू ऑर्डर गुड्स एंड मेक द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है बेटा? इम्प्लाइड एजेंसी क्या है? Though an agent's authority is often expressly stated, it can be implied by the principal's conduct or circumstances or by law. ठीक है ना? तो कंडक्ट से कैसे बनती है एजेंसी, चलो देखो। ठीक है? तो उसमें सबसे पहला है एस्टॉपल। ठीक है? सेक्शन 237, if the principal by words or conduct has led a third party to believe a person is their agent, the principal is stopped from later denying that person's authority. आ रहा है समझ में? अगर मान लो जो प्रिंसिपल है वो बाय वर्ड्स और कंडक्ट थर्ड पार्टी को ये बिलीव दिला दे
कि वो उसकी एजेंट है। मतलब देखो समझो, जैसे मान लो ये पी है ना, और कोई ये ए है, और ये है टी। टी जो है, अगर पी ने किसी भी तरीके से टी को ये बोला कि ए जो है वो एजेंट है, तो भले ही ना हो, वो क्या बन जाएगा? एजेंट। एक और केस है इसमें। मान लो ए अपने आप को क्या बता रहा है? एजेंट। किसका? पी का। ए अपने आप को एपी का एजेंट बता रहा है। किसको बता रहा है? टी को। जबकि है नहीं वो। लेकिन पी वहीं खड़ा है, और पी डिनाई नहीं कर रहा है, मना नहीं कर रहा है पी, तो भी ए जो है वो एजेंट बन जाएगा। कुल मिलाकर के अगर थर्ड पार्टी को ये विश्वास दिलाया गया पी के द्वारा या ए के द्वारा कि ए एजेंट है, और पी ने डिनाई नहीं किया और ए ने भी डिनाई नहीं किया, तो आप समझो कि वहां एस्टॉपल से, भले ही पहले से एजेंसी क्रिएटेड नहीं थी, बट एस्टॉपल से ऐसा मान लिया जाएगा कि एजेंसी क्रिएट हो गई है। क्लियर है? ये क्लियर है? लेकिन वो बता तो रहा है तो एक्सप्रेस में भी आ जाएगा, बोल के बता रहे हैं जैसे पीटी। देखो सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक्सप्रेस में हम लोग नॉर्मली एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर वो सिर्फ बोल रहा है कि वो एजेंट, जबकि था नहीं वो। हम थर्ड पार्टी बोल रहे हैं कि अरे ये तो एजेंट है, उससे कोई बात नहीं हुई है, इसलिए ये उस कैटेगरी में नहीं आए। एक्सप्रेस क्या होता है? आज से तुम हमारे एजेंट। हमने किसी को बनाया नहीं है एजेंट, पर हम किसी थर्ड पार्टी को बोल रहे हैं कि ये तो हमारा एजेंट है। या एजेंट किसी थर्ड पार्टी को बोल रहा है अरे मैं इनका एजेंट, जबकि है नहीं। इसलिए अपन इसको उस कैटेगराइजेशन में नहीं रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? एस्टॉपल में। समझे? कंडीशंस क्या है? प्रिंसिपल मस्ट हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ने बोला, क्या बोला? कि ये हमारा क्या है? एजेंट। क्या बोला प्रिंसिपल ने? कि ये हमारा एजेंट है। रिप्रेजेंटेशन कन्वेज दैट द सपोज्ड एजेंट हैड अथॉरिटी। आ रहा है समझ? उस रिप्रेजेंटेशन में प्रिंसिपल ने, मतलब प्रिंसिपल एक जो बंदा था जो बोल रहा था कि मेरा एजेंट है, उसने ये साबित किया, ये एक तरीके से बोला कि भैया इस बंदे के पास अथॉरिटी है, जबकि थी नहीं, वो था नहीं एजेंट। प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को ये विश्वास दिला दिया अपने रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कि वो उसका एजेंट है। थर्ड पार्टी बिलीव्ड एंड एक्टेड ऑन इट, रिजल्टिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट। बोलो। क्या ही क्लियर? थर्ड पार्टी ने इस चक्कर में क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अगर किया तो अब जो तुमने झूठ बोला था वो सच की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ए ने बी को बोला कि गुड्स मत बेचना एक प्राइस से बिलो। ए ने बी से बोला एक प्राइस से नीचे गुड्स मत बेचना। ठीक है? सी जो था उसको पता नहीं था इन इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है? बाइज बिलो दैट प्राइस फ्रॉम बी, मतलब बी ने कम में बेच दिया, सी ने खरीद लिया। आ रहा है समझ? ए इज बाउंड हैविंग बी अपीयर, हैविंग लेट बी अपीयर ऑथोराइज टू सेल। बेसिकली ए ने बी को क्या बोला था कि इससे कम प्राइस पे मत बेचना। सी ने उससे कम प्राइस पे खरीद लिया, लेकिन ए ने सिंस ये बोल दिया था कि ये हमारा एजेंट है, तो वो कम प्राइस पे भी अब ए तो बाउंड हो गया। ए कैन नॉट क्लेम बी डिसोबेड, मतलब ए ये बोल नहीं सकता कि अरे बी ने बात नहीं मानी।
समझ में आ रहा है? एक बार उसने समझा दिया, एक बार उसने बता दिया कि ये एजेंट है, अब उसने कम प्राइस पे भी बेचा तो सी को तो नहीं पता ना कि वो कम प्राइस पे भी बेच सकता है। बोलो। बोलो। PL previously let Sunil buy goods on credit from Prasad, paying those bills. ध्यान से देखो, PL जो है उसने सुनील को ये विश्वास होने दिया, मतलब उसने एक बार उसको खरीदवा दिया, उधार में कुछ खरीदने का अधिकार दे दिया। समझ आ रहा है? बेसिकली सुनील एजेंट नहीं था, पर सुनील ने एक बार उधार खरीदा PL के नाम से, उसने बोल दिया PL ने कि हाँ ठीक है, उसने पे कर दिया। किसने पे कर दिया? PL ने। अब प्रसाद जो है उसको तो यही लगा कि सुनील एजेंट है, अब उसने एक बार और गुड्स खरीद लिया, बाद में PL ने मना कर दिया, बोले कि अरे नहीं, उसके पास अथॉरिटी थोड़ी थी। अब यहां वो क्ले कैंसिल नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने पहली बार में क्या क्रिएट कर दिया बेटा? S चौपन। आ रहा है ये समझ में? बताओ मुझे अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो। आ गई है तो भी बताओ, नहीं आई है तो भी बताओ। हो गया? आ गया नहीं समझ में? अब एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो देखो, एन इमरजेंट सिचुएशन कैन इन्वेस्ट समवन विद एक्स्ट्रा पावर्स टू सेफगार्ड द प्रिंसिपल्स इंटरेस्ट। इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक है, एक एजेंट की नॉर्मल अथॉरिटीज बढ़ जाती हैं। आ रहा है समझ में? इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है? प्रिंसिपल जो एजेंट है उसकी अथॉरिटीज क्या हो जाती हैं बेटा? बढ़ जाती। Commonly arises if an agent must take urgent steps beyond normal authority to prevent loss to the principal. आ रहा है समझ में? क्या होता है, मान लो अपने एजेंट को बोला कि भैया तू 10,000 से ज्यादा का मत खरीदना, है ना? उसने एजेंट को अथॉरिटी दी। अब कहीं गया एजेंट और उनने बोला कि भैया या तो आप
11,000 का खरीदोगे या तो बिल्कुल नहीं खरीदोगे। यानी बेस प्राइस उन्होंने बोला 11,000। मान लो एजेंट का पूरा जाने आने का खर्चा उस पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा? पूरा जाने आने का खर्चा उस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो तो कहेगा कि अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा है? खरीद ले रहा है 11। उसको तो अथॉरिटी 10 की ही थी, पर वो 11 का खरीद ले रहा है ताकि क्या हो? प्रिंसिपल को नुकसान ना हो। यहाँ एजेंट अपनी मर्जी से क्या कर रहा है बेटा? अथॉरिटी एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन सिचुएशन क्या है बेटा? इमरजेंसी। क्या ये क्लियर है बेटा? तो एक राजा का एक खेत था बड़ा। श्याम इज द केयर टेकर। ठीक है। आग लग गई जब राजा बाहर था, तो श्याम जो है उसने अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड उसने क्या कर लिया? फायर फाइटर्स हायर कर लिए, खर्चा कर दिया। तो राजा जो है उसके खर्चे को क्या करेगा? चुकाएगा। क्यों? भले उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, तो भी वो चुकाएगा। क्यों? अभी जो सिचुएशन थी सर उसने लॉस से बचाया उसको। है ना? क्लियर है ये? फिर एजेंसी और कैसे क्रिएट हो जाती है? ये सब अपन लोग पढ़ रहे हैं कौन सा वाला? इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी में पहला क्या पढ़ा अपन ने? एस्टॉपल, फिर नेसेसिटी। अब पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर्टेन रिलेशनशिप्स आर डीम्ड टू बी एजेंसी। आमतौर पर कुछ ऐसे मान लिए जाए, जैसे पार्टनर्स होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या माने जाते हैं? एक दूसरे के एजेंट। ये कानून के ही हिसाब से है। यानी कानून ही कुछ सिचुएशन को क्या मान के चलता है? कुछ सिचुएशन में लोग एक दूसरे के क्या हैं? एजेंट। बोलो क्लियर है? देख लो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ फटाफट से। जल्दी से पढ़ो, और जैसे ही हो तो बताओ, नहीं हो तो बताओ। ये हेड वाले को बोल रहे समझ क्या हो? हम्म। हेड वाले लाइसेंस वाले ऑपरेशन होता है। जहां जहां कानून ने बोला है, उसका एग्जाम्पल है पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप में कानून ने बोला है कि हर पार्टनर एक दूसरे का एजेंट है, तो वो एजेंट है। पार्टनरशिप के अलावा और कुछ? देखो इसके लिए तो मतलब पॉइंट समझो, एजेंसी इम्प्लाइड कैसे कैसे बन रहा है कि वो आपस में भले ही ये ना बोले कि हम आपके एजेंट हैं, किसी भी कानून ने अगर बोला है तो वो हो जाएगा एग्जाम्पल। तो यही है ना। अब सारे, अब अलग अलग कोई भी कानून पढ़ोगे उसमें कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ है तो वो बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर कानून मतलब ऐसे हों ही कानून। अगर एक में भी लिखा है तो इट्स फाइन। और होंगे ऐसे, अब सारे कानून तो पढ़ के नहीं रखता ना कोई। क्लियर है?
ठीक है। अब देखो रैटिफिकेशन, इसका मीनिंग लिख लो, अप्रूवल आफ्टर द एक्ट, अप्रूवल आफ्टर द एक्ट। सर एजेंट बाय नेसेसिटी में, एजेंसी बाय नेसेसिटी में कोई भी पर्सन जो एक्ट कर रहा है एजेंसी में एजेंट बन सकता समझो, अगर कोई एजेंट है और वो इमरजेंसी में अपनी अथॉरिटी एक्सीड करता है, प्रिंसिपल को बचाने के लिए प्रिंसिपल से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो पा रहा, तो वो हो जाएगा। आ रहा है समझ? ठीक है। है। तो एजेंट ही कर सकते हैं कि कोई। ये आगे आएगा 189 में, ये डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपन। ठीक है। कोई नया बंदा भी बन सकता है, लेकिन अभी कंडीशन पढ़ेंगे। Ratification is when one person approves or confirms the previous act done without authority on their behalf. ध्यान से समझो, ए जो है उसने बी के लिए फ्रूट्स परचेज कर लिए, होता है कोई एक व्यक्ति बिना दूसरे से पूछे उसके बिहाफ में काम कर ले, तो बी जो है वो क्या कर सकता है अभी इस सिचुएशन में? अब ए आके इसको दे रहा है फ्रूट्स, कह रहा है 2 पैसे। बी कह रहा है अरे काय के पैसे? कह रहा है तुम्हारे बिहाफ में खरीदे फ्रूट्स, तुम्हारे पैसे बने, तुम लायबल हो। यहां पर बी चाहे तो कैंसिल कर सकता है और चाहे तो अप्रूव कर सकता है। रैटिफिकेशन मतलब, देखो आमतौर पर एजेंसी में कैसा रहता है कि पहले एजेंट बनता है, फिर वो एज एन एजेंट काम करता है। कोई व्यक्ति तुम्हारे बिहाफ में कोई काम करके आया, फिर बोले मेरे को अपना एजेंट बना लो उस एक्ट के लिए जो मैं तुम्हारे बिहाफ में कर चुका हूं, तो वहां अगर हाँ होती है तो वो क्या कहलाता है बेटा? वहां अगर हाँ होती है तो क्या कहलाता है? आ रहा है समझ में? रैटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है बेटा। इफ वैलिड, ratification makes the act as if it had been authorized right from the start। मतलब जैसे ही ये अप्रूव, अच्छा ये मना हो सकता है, पर अगर ये अप्रूव हुआ तो ये अप्रूव ऐसा होगा जैसे कि शुरू से ही ये क्या था बेटा? वैलिड। समझे कि नहीं समझे? ये चाहे तो क्या हो सकता है, ये एक्ट इनवैलिड। हेलो बच्चे, क्या हो सकता है ये एक्ट इनवैलिड? समझे क्या?
हेलो। अरे तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही, ना हाँ या ना। एकदम स्तब्ध से बैठे हो। कुछ बोलोगे तुम, फिर मैं समझ पाऊंगा ना। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे और बताना है, मुझे रुक जाना है, कि मुझे क्या करना है। एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे हो तुम लोग कुछ। हाँ नहीं सर। तो एटलीस्ट मैं चेहरे से समझ जाऊं। देखो समझो, डिस्कशन होगा ना, तो फिर तुम बोल दोगे, और मैं उसके गैप्स में कितनी बार तो बता चुका हूँ तुम्हें कि भाई जो भी गैप है वो तुम, मैं बोलने से मुझे पता लग जाएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन दो, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन सा वर्ड नहीं आया, कहाँ इशू है कि नहीं? रीड करो एक बार। Ratification is when one person approves or confirms a previous act done without authority on their behalf. If valid, ratification makes the act as if it has been authorized from the start. ठीक है। तो अब ratification के लिए क्या कंडीशंस है देखो। अगर प्रिंसिपल की अथॉरिटी के बिना एक्ट किया गया, है ना, तो भी वो अप्रूव हो सकता है। मतलब जो एक्ट है वो अथॉरिटी के बिना होगा, तभी तो रेटिफिकेशन होगा, नहीं तो फिर तो वो नॉर्मल एजेंसी होगी। अब प्रिंसिपल की चॉइस है, वो चाहे तो रेटिफाई करे, चाहे तो कैंसिल ही कर दे। आ रहा है समझ में? इफ रेटिफाइड इट्स ट्रीटेड एज दो डन विद द प्रिंसिपल्स अथॉरिटी फ्रॉम द बिगनिंग। अच्छा, जब ये अप्रूव होगा, तो ये ऐसा अप्रूव होगा जैसे कि ये एकदम शुरुआत से ही वैलिड। आ रहा है ये समझ में? मतलब जैसे ही वो उसको अप्रूव करेगा, तो उसका अप्रूवल एक्टिवेट कब से होगा? शुरुआत से। एक्स ऑथराइज नहीं है, लेकिन उसने फिर भी वाई के बिहाफ में क्रेडिट में कुछ कर। अब बाद में वाई ने क्या किया? अप्रूव कर दिया। ये एक्सेप्टेंस रेटिफिकेशन है। अब पेमेंट वाई को करनी पड़ेगी। क्या ये क्लियर बेटा? बोलो। ठीक बात है। अब
वैलिड रैटिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है? तो रैटिफिकेशन कैन बी स्टेटेड इन वर्ड्स और डिराइव्ड फ्रॉम कंडक्ट। मतलब रैटिफिकेशन अपन कैसे करेंगे? बोल के कि हाँ ये मैंने एक्ट किया, ये मेरा एजेंट है, चलो कोई बात नहीं। ए विदाउट अथॉरिटी उसने गुड्स खरीदे बी के लिए, बी ने उनको बेच दिया, तो इसका मतलब उसने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ ये अब ये मेरे गुड्स हैं। बोलो। Yes. क्लियर है? ए लेंड्स बीज मनी टू सी। ए ने बी का पैसा सी को उधार दे दिया। बी लेटर एक्सेप्ट्स द इंटरेस्ट फ्रॉम सी, इंडिकेटिंग रैटिफिकेशन। बोलो। ठीक है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि प्रिंसिपल को पूरा पता होना चाहिए। देखो, जब आप, मैं एक नॉर्मल ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, एक बंदा है बोल रहा मैंने आपके बिहाफ में एक टेबल खरीदी है, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैंने आपके बिहाफ में एक ट्रांजेक्शन किया, आप अप्रूव करो तो बताता हूँ। पहले वो पूरा बताएगा, तभी जाकर के रेटिफिकेशन होगा। ये क्लियर है? अगर उसने पूरा नहीं बताया तो रेटिफिकेशन विल नॉट बी वैलिड। बोलो। क्लियर है? ये क्लियर है? A was told to buy goods at market price. A bought for himself. समझ में आ रही है बात? Not disclosing that to P. P's ratification is not binding once P discovers the. देखो सर, ए को बोला था कि गुड्स मार्केट प्राइस पे खरीदना पी के लिए, ये उल्टा है। मतलब ए ने खुद के लिए खरीदी और पी को बताया भी नहीं, तो पी अब ये रेटिफिकेशन कर भी दे तो वो बाइंडिंग नहीं है। ये उल्टा केस हो गया। पी को पता ही नहीं था तो वो कहाँ से रेटिफिकेशन करते? नहीं आया समझ। एंटायर ट्रांजेक्शन मस्ट बी रैटिफाइड। मतलब हम्म पूरा ट्रांजेक्शन रेटिफाई होगा तभी काम का है। द प्रिंसिपल कैन नॉट रेटिफाई ओनली अ बेनिफिट। मतलब वो बोले कि एक पार्ट हम रेटिफाई कर दे रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है, ये नहीं चल पाएगा। बोलो। अगर रेटिफाई करना है तो कितना करना पड़ेगा? पूरा। ठीक है बेटा, रेटिफाई करना है तो पूरा करना है ना। चलो फिर क्या है? फिर अगर आपके रेटिफिकेशन से, अगर आपके अप्रूवल से किसी थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान हो जाने वाला है, ऐसा रेटिफिकेशन बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। मतलब पता चला कि भाई आपके अप्रूवल से क्या हो जाने वाला है, थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाएगा, तो फिर हम मना कर देंगे कि भैया ये रेटिफिकेशन आपका पॉसिबल नहीं। क्लियर है ये?
ठीक है, ratification cannot be used to prejudice third parties who acquired rights in the meantime. Clear है? A unauthorized demands a chattel from C on B's behalf. मतलब वो chattel मतलब एक तरीके से किराया टाइप का समझ लो, है ना, या पेनल्टी। तो ये पेनल्टी को ये राइटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि इससे तो थर्ड पार्टी को क्या हो जाने वाला है, नुकसान। समझ में आ रहा है? Yes. 14th एग्जाम्पल, 14 सी अनऑथराइज था, उसने ए को नोटिस दिया लीज टर्मिनेशन का। अब वो जाके जो ऑथराइज पर्सन उससे बोल रहा है कि मेरे को अप्रूव कर दो, पर इसमें नुकसान हो जाएगा ना, इसलिए ये वाली जो कैंसिलेशन है ये वैलिड नहीं। क्लियर है? दूसरा कि रेटिफिकेशन कितने दिन के अंदर होगा, थोड़े दिन के अंदर हो जाना चाहिए, थोड़े टाइम के अंदर। मान लो 4 साल बाद तुम रेटिफाई कर रहे हो कोई एक्ट को, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, फिर कम्युनिकेशन। अच्छा, वो जो रेटिफाई कर रहा है वो क्या होगा, should be communicated to the relevant parties, often the agent or the third party. The principal's intention to ratify should be communicated to relevant parties, often the agent or the third party. बोलो, क्लियर है? ठीक है, अच्छा, और वो एक्ट जो है वो वैलिड भी होना चाहिए। आप इलीगल चीजों के लिए रेटिफिकेशन नहीं ले सकते, कि पता चला कोई चोरी कर ली और फिर उसका जिम्मेदार किसी और को बना रहे हो, तो ये वैलिड नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्ट मस्ट बी वैलिड। एक वॉइड एक्ट जो है, ठीक है ना, अगर एक वॉइड एक्ट आपने क्या किया, इलीगल या कुछ भी ऐसा, नकली सिग्नेचर कर दिए, डिविडेंड कैपिटल से पे कर दिया, कुछ भी ऐसा जो लॉ में मना है, उसको आपने कर दिया, अब आप उसको बोल रहे हो कि यार अप्रूव कर दो, तो वो अप्रूव नहीं हो पाएगा भाई, वो गड़बड़ है। क्लियर है ना? और इफ अनऑथराइज एक्ट वॉज क्रिमिनल इन नेचर, द प्रिंसिपल कैन नॉट लेटर अप्रूव इट टू मेक लॉफुल। ठीक है, रीड करो पूरा ही। सब्जेक्टिव है तो रेटिफिकेशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। अरे सर, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए रेटिफिकेशन के, तब जाकर के मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है। हो गया। चलो, सर फोर्थ मंथ में भी आ रहे हैं अकाउंट इंक्लूड क्या बोल रहे हो? सर फोर्थ मंथ अकाउंट इंक्लूड अगर आपने रेटिफिकेशन किया और आपके इस रेटिफिकेशन के कारण अब आप प्रिंसिपल बन जाओगे, इससे किसी थर्ड पार्टी को कुछ नुकसान हो गया, ऐसा वाला रेटिफिकेशन कानून जो है वो डिसअलाउ कर रहा है। कह रहा हम आपको ऐसा कोई रेटिफिकेशन नहीं करने देंगे जिससे थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो। हम पॉजिटिव चीजों को प्रमोट कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों को प्रमोट नहीं। एजेंट से किया था उसमें भी थर्ड पार्टी को नुकसान ही होगा। नुकसान नहीं है, इसमें तो पार्टी बदल रही है ना।
नॉर्मली रेटिफिकेशन में क्या होता है, बस पार्टी बदलती है, एजेंट से चीजें किसके सर पे जाती हैं, प्रिंसिपल के। नुकसान वाली बात थोड़ी है उसमें। पर अगर नुकसान वाली बात है तो फिर हमें अप्रूवल होने नहीं है। कानून ये बोल रहा है रेटिफिकेशन, आप पार्टी बदल लो अगर कोई नुकसान नहीं है, नॉर्मल ट्रांजेक्शन। बट आपके पार्टी बदलने के कारण अगले को नुकसान हो जा रहा है तो हम ये रेटिफिकेशन अलाउ नहीं करते। ठीक है, चलो।